प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है बजट में किसान। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना तीसरा बजट प्रस्तुत कर दिया है और उसमें किसानों को लेकर के 5 मिनट तक उन्होंने बात कही और किसानों के लिए अब तक किए गए कामों को गिनाया। तो वहीं इस बात को भी दोहराया कि 2022 तक उनकी आमदनी दोगुनी कर दी जाएगी। इतना ही इन्होंने बताया कि अब तक जितने भी काम किए गए हैं उससे जो उनका उत्पादन लागत को मिलाकर के किसानों की जो आय है वो 1.5 गुनी कर दी गई है। अब उनका हो गया है। अब इधर 3-4 जो कानून है उनको लेकर के आंदोलन चल रहा है। बजट और किसान, ये दो बड़ी बातें हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश आत्मनिर्भरता की ओर है, बढ़ रहा है और हम बहुत जल्दी 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर किसान आंदोलन कर रहे हैं। अब इन सबके बीच निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि हमने किसानों के लिए पहले ही बहुत कुछ कर दिया है और आइंदा भी उनके लिए बहुत कुछ करने जा रहे हैं। 22 और खाद्य पदार्थों को एमएसपी में शामिल करने जा रहे हैं। तो जो ये बात बन रही थी, किसान का एक संदेह था कि एमएसपी खत्म कर दी जाएगी, मंडी खत्म कर दी जाएगी, एपीएमसी खत्म कर दी जाएगी, उसको लेकर के फिर से कोशिश ये गई कि किसानों को समझाया जाए। लेकिन क्या वाकई किसान समझ पाए? कहाँ है इस बजट में किसान? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए और इससे समझ लीजिए कि दरअसल बजट में किसान कहाँ खड़ा है। आम बजट के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है और एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है। गेहूं के लिए किसानों को 75,060 और दालों के लिए 10,503 करोड़ का भुगतान किया है। वही धान की भुगतान राशि 1,72,752 करोड़ होने का अनुमान है और कृषि उत्पादों में 22 और उत्पादों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2021 में किसानों को गेहूं पर 75,100 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। वित्त मंत्री के मुताबिक गेहूं उगाने वाले 43.36 लाख किसानों को एमएसपी के तहत सरकारी खरीद से लाभ हुआ है, जो संख्या पहले 35.57 लाख थी। वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पेश कर कहा कि धान की खरीद पर 2013 से 14 में 63,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जिसे बढ़ाकर 1,45,000 करोड़ किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष ये आंकड़ा 72,000 करोड़ रुपए तक का पहुंच सकता है और 1.2 करोड़ किसानों को इससे बीते वर्ष लाभ हुआ था। इस वर्ष इससे 1.5 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि गेहूं पर सरकार ने 33,000 करोड़ रुपए 2013 से 14 में खर्च किए थे, जबकि 2019 में 63,000 करोड़ रुपए का अब यह 75,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 2020 से 21 में 43 लाख किसानों को इससे लाभ मिला है। वित्त मंत्री ने कहा कि 2021 से 22 में कृषि ऋण लक्ष्य को 16.5 लाख करोड़ रुपए तक का किया जा रहा है। अब स्वामित्व योजना के देश भर में लागू किया जाएगा। इसके साथ ही ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का ऐलान किया गया है, जिसमें कई फसलों को शामिल किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि क्या किसान वास्तव में इन आंकड़ों से लाभ पा पाएंगे। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो एक और निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि उन्होंने किसानों के लिए तमाम काम किए हैं और उनकी आय दोगुनी करने का जो उनका सपना था वो पूरा हो रहा है। ऑलरेडी काफ़ी हद तक इसमें काम किया जा चुका है और उधर प्रधानमंत्री भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि किसानों के लिए तमाम चीज़ें हैं इस बजट में। लेकिन उधर किसान आंदोलनरत हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसान खड़ा कहाँ है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि किसान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम आपको सीधे
उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलते हैं और सुनाते हैं कि दरअसल उनका क्या मानना है। और हमारी एमएसपी की खरीद की गारंटी कानून बनाया जाए और खरीद की गारंटी तय की जाए। और ये कर क्या रहे हैं, पीएम आशा में बजट घटा दिया, मार्केट इंटरवेंशन में बजट घटा दिया, उसके बाद हमारा ऑल ओवर दी जो बजट है उसमें भी पिछले साल से काफी परसेंटेज कम कर दी इन्होंने। ये अच्छी बात नहीं, अच्छा संकेत नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी ने कल कहा था कि मैं एक फोन कॉल दूर हूं किसानों से, इसका मतलब वो भी उनका एक जुमला था। लेकिन प्रधानमंत्री जी को समझ लेना चाहिए अब जुमले नहीं चलेंगे। ये किसान की, आमजन की, जन आंदोलन की हक सच की लड़ाई है और ये लड़ाई जीत के ही घर जाएंगे। जनता की बात और जन की आवाज और जन की बात करनी पड़ेगी, आपकी मन की बात अब नहीं चलने वाली। मैं साथियों आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, राजस्थान जो हमारा प्रदेश है वो ऐसा प्रदेश है जिसमें एपीएमसी पूरे प्रदेश में नहीं है और बहुत से जिले ऐसे हैं जिनमें खेती जीवन यापन का साधन नहीं है। कहीं माइनिंग है, कहीं डेजर्ट है, कहीं पहाड़ है, तरह तरह की वह भूमि है अलग अलग प्रकार की। उसके बावजूद भी राजस्थान से पर्याप्त मात्रा में किसानों की रवानगी शुरू हो गई है। धौलपुर, टोंक, कांकरौली, कोटा, बूंदी, अपना निमशाली, जगह जगह मीना समाज, गुर्जर समाज, अन्य समाज सभी पंचायतें कर रहे हैं। वो पंचायतें कर रहे हैं। समझ गए इस बात को कि ये केवल किसान की लड़ाई नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी आटा खाना है, उन्होंने भी सब्जी खानी है, दूध उन्होंने भी लेना है। जो वो अपना एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है उसका प्रभाव मजदूर भी समझ गया है। अब मजदूर भी घरों से निकल के बाहर हमारे साथ सड़कों पे आ रहा है। इसीलिए हमें पूर्ण विश्वास है जो 6 तारीख को 12 से 3 नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे जाम करने का प्रोग्राम संयुक्त किसान मोर्चा ने दिया है वो पूर्ण रूप से सफल रहेगा और ऐतिहासिक सफल रहेगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। और सरकार को समझ लेना चाहिए अब आपकी गिद्दत चालें आपने बहुत चलाकर देख ली। आपने शुरू से लेके एंड तक प्रतिदिन कोई ना कोई नया मुद्दा डाल के हमारे आंदोलन को डिरेल करने की कोशिश की। आंदोलन आप डिरेल नहीं कर पाए, आपने ब्रह्मास्त्र पे चला दिया, आपका ब्रह्मास्त्र भी फेल हो गया। तो सरकार को अब समझ लेना चाहिए, सीधी लाइन पे आ जाना चाहिए। जो काम सरकार का है, हमारी मूलभूत सुविधाएं, पुलिस हमारी रक्षा के लिए है, हमारे पर झूठे मुकदमे बनाने के लिए नहीं। पत्रकार हमारी बात पहुंचाने के लिए है। जो पत्रकार बंधु हमारी बात पहुंचाता है, सच्चाई बताता है, आप उसमें मुकदमे बनाते हो, आपको ये बात महंगी पड़ेगी। उसके बाद पानी देना, लाइट देना, बिजली देना, ये काम सरकार का है, उल्टा सरकार काट रही है। तो ये निंदनीय कृत्य सरकार बंद करे। कोर्ट ने भी कह दिया और संविधान हमें शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने का राइट देता है। हमारा आंदोलन पीसफुल था, पीसफुल है, पीसफुल रहेगा और हम ये आंदोलन जीत के घर को जाएंगे। ये जीत हमारी जीत होगी, आपकी जीत होगी, आमजन की जीत होगी। भारत देश जीतेगा। ये जो अंबानी अडानी की सरकार है, अंबानी अडानी की मुनीम है, ये हारेंगे, हम जीतेंगे। जय हिंद। एक बात बताना मैं भूल गया था, बजट पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो, ये एफसीआई से रिलेटेड है। ये बजट पर वित्त मंत्री कह रही हैं कि हमने बहुत कुछ किसानों के लिए किया, किसान आंदोलनरत है और किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है, हमने आपको सुनवाया। और अब हमारे साथ में जो खास मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मनोज यादव हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। भूपेंद्र तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी। और 2 खास मेहमान हमारे साथ में और जुड़े हुए हैं। विजय खेरा साहब जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है विजय खेरा साहब। और विनोद चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है विनोद चतुर्वेदी जी। सीधा मौका देंगे, चलेंगे विजय खेरा साहब का। विजय खेरा साहब, एक और बजट में निर्मला सीतारमण से लेकर प्रधानमंत्री जब तक खुद बता रहे हैं कि उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया, दूसरी ओर किसान आंदोलनरत है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या मानना है आपका? चल रहा है इससे, और इस समय जो बजट है इसको आप इसे जोड़ नहीं सकते। तो बजट किसानों के लिए है, किसानों के लिए हर तरह से उनका ध्यान रखा गया है। अब जैसे किसान लोन के लिए ही 16.5 लाख करोड़ रुपयों का इंतजाम किया गया है किसान लोन के लिए। अब देखिएगा जरा,
फसल बीमा के लिए 17,000 करोड़ फसल बीमा के लिए। और पिछली बार का रिकॉर्ड ये था कि बीमा प्रीमियम किसानों ने सिर्फ 10,000 करोड़ रुपया दिया था और 90,000 करोड़ रुपया उनको मिला है बीमा का। 80,000 करोड़ रुपया अधिक मिला है। ऐसा तो कभी इतिहास में हुआ ही नहीं, किसी के ख्वाब में भी नहीं रहा होगा कभी कि इतना ख्याल किसानों का रखा जाएगा। अच्छा, इसी तरह से पूरे ग्रामीण योजना में 27 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई है। हमारा कहना यह है कि अगर हम भारत के बारे में सोचें तो किसी देश को विकसित करना है और उसको आत्मनिर्भर बनना है तो 3 बातें मुख्य रूप से मैं अपने हिसाब से बताऊंगा आपको। स्वस्थ आदमी रहे, एक बात, शिक्षित पूरा हिंदुस्तान हो जाए, दूसरी बात, और तीसरी बात, क्योंकि हिंदुस्तान की आत्मा ही गांव में बसती है जैसा गांधी जी कहते थे, और ग्रामीण को विकास हो जाए, किसानों का उनको उनका अधिकार मिल जाए। ये 3 बातों पर बजट आधारित रहा है। जैसे हमने अभी बताया, लोन किसानों का, अब एक स्कीम तो हमारी पहले से चली रही है 6,000 प्रति वर्ष किसानों के लिए देने की, ये तो पहले से ही चल रही। अब गेहूं के लिए ही खाली अगर आप देखेंगे 70,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद हो चुकी, धान की 72,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीद हो चुकी है। एक 50 कृषि के हब खोले जा रहे हैं। 1,000 मंडियों से अधिक मंडियों को ई मंडियां बनाया जा रहा है ताकि तुरंत किसानों को मिले। अब 16.5 लाख का लोन की व्यवस्था करना करोड़ की आसान बात नहीं है। दूसरी बात, हमारा जो सपना है जो शुरू से कि किसानों की आय दुगनी करना है, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। हम चाह रहे थे कि उसमें आधुनिक यंत्र पहुंचे, आधुनिक बीज पहुंचे। अब ये प्रदर्शनकर्ता अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं, नहीं चाहते हिंदुस्तान के 70% गरीब किसानों का भला हो, तो ये बैठे रहे, इनसे बातचीत चलती रहेगी। इनके एक दिन समझ में आ जाएगा कि ये गलत रास्ते पे चल रहे हैं। ये सिर्फ कुछ नेता वहां जो बैठे अपना स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं और बीच के लोग हैं। जब हमने पहले भी एक बार आपसे इस बात पर जिक्र हुआ आपके टीवी पर कि वो बड़े किसान देख रहे हैं आप 10-10, 20-20 ट्रैक्टर जिनके पास है, कभी आपने देखा गरीब किसान पे ट्रैक्टर का तो ख्वाब भी नहीं है, एक मोटरसाइकिल मुश्किल से भी नहीं है, कई हजारों किसान लाखों किसानों के पास। ठीक है, ठीक है, ठीक है खेरा साहब, आपकी पूरी बात आ गई। आपके पास दोबारा आऊंगा, दोबारा रुक करूंगा। विनोद चतुर्वेदी जी के पास चलेंगे। विनोद चतुर्वेदी जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया, और आप गाड़ी में लगातार चल रहे हैं। आपसे अनुरोध ये करूंगा कि थोड़ी देर के लिए गाड़ी किनारे लगवा लीजिए, जिससे करोड़ों लोग आपको ध्यानपूर्वक सुन पाए। और आपकी अब आपसे ही जानना चाहिए कि आपने खेरा साहब को सुना कि बहुत बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं कि उन्होंने किसानों के लिए इतना कर दिया है कि अब कुछ करने की जरूरत नहीं बची है। ऐसा है प्रदीप जी, इनकी बातों की बाजीगरी का ही तो खेल है। ये तो इतने बड़े मार्केटिंग के वो हैं, कहते हैं कि गंजे को कंगा बेच देते हैं। ये है, उसको जरूरत नहीं है हाथ फेर के ही, क्योंकि उसके बाल ही नहीं है। ये बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन काम तो इनका जब से आए हैं 14 से अभी तक आप देख लो भाई, कोई एक वादा बता दो हमको पूरा हुआ हो, कोई एक वादा, चाहे बेरोजगारों के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे गरीबों के लिए हो, चाहे मजदूरों के लिए हो, चाहे आपके कर्मचारियों के लिए हो, कोई एक वादा बता दो कि ये पूरा हो गया। तो ये तो इनकी जो अब लोन की बात कर रहे हैं, लोन में वैसे ही किसान मर रहा है ब्याज दे दे के, तभी तो सुसाइड कर रहा है जब उस पर लोन का बोझ है। दूनी व्यवस्था जी विनोद जी, बात पूरी करिए। वही खत्म है। आप सोचिए 1900 रुपया MSP थी गेहूं पे और बाजार में बिक रहा 1400 रुपया, आप पता लगा लें। तो विनोद जी आप दूनी बता रहे जी। और विनोद जी मैंने आपसे अनुरोध किया, विनोद चतुर्वेदी जी मैंने आपसे अनुरोध किया, विनोद चतुर्वेदी जी मैंने आपसे अनुरोध किया कि आप अपनी गाड़ी कृपया करके 1 घंटे के लिए किनारे खड़ी कर ले, जिससे कि आपकी बात जी हमारी बात भी आएगी और हम अपना सफर भी, क्योंकि कोहरा गिर रहा है, कोहरा बढ़ गया तो हम घर भी नहीं पहुंच पाएंगे जी। इसलिए हमारा ड्राइवर बहुत एक्सपर्ट है, उससे आप चिंता मत करो। चलिए ठीक है, आप बने रहिए फिर हमारे साथ। चलिए ठीक है, आप बने रहिए फिर हमारे साथ, आएंगे आपके पास में। अपनी बात भी रख ले। ठीक है, कैसा देख रहे हैं आप किसानों के लिए बजट? कहाँ है किसान बजट में?
देखिए, इसमें आपने महत्वपूर्ण चर्चा ला दी कि इस बार का बजट किसानों को लेके कैसा है, लेकिन इसमें उन सेगमेंट का भी नाम लेना जरूरी है जो छूट गए। उसमें चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बेरोजगार हो, महिलाएं हो, माफी चाहूँगा, एक बड़ा सेगमेंट वो छोड़ दिया सरकार ने, जो कोरोना काल के द्वारा परेशान हो गया। उसकी नौकरियां चली गई, उसके पास कमाने को नहीं है, उसके पास रोजगार नहीं है। सरकार ने उस पर कोई फोकस नहीं किया, सिवाय इस बात के कि सरकार ने जो राशन वितरण का एक प्रोग्राम किया और हेल्थ बजट को इंक्रीज कर दिया। तो क्या इससे तो देश चल नहीं सकता है? निश्चित तौर पे ये महामारी का दौर था, इन सारी बातों को सरकार फोकस करना चाहिए, लेकिन जो एक बड़ी आबादी को हम लोग वहन करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। और हिंदुस्तान का बजट इसलिए विश्व में और महत्वपूर्ण हो जाता है प्रदीप जी, क्योंकि हमारी संख्या अरब में है, और जब अरबों की जब जनसंख्या जिस देश की, उस पर सारे सेगमेंट को सरकार को ध्यान में रखना चाहिए था। लेकिन सरकार ने किसानों को लेके सिर्फ जो बड़ी बड़ी सेस की बातें करी हैं कि हम इसमें ये बढ़ा देंगे, और कर्ज की बात करी है, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण या अमूल चूल परिवर्तन करने जैसी कोई बात नहीं है। विजय खेड़ा जी की बात जो अभी आई, वो कहीं ना कहीं मेरे दिल को फिर दर्द पहुंचाती है कि ये जो यहाँ बैठे हैं लोग, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस देश का आम गरीब किसान जो है वो उनके साथ है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं देश में सरकार की हठधर्मिता को प्रदर्शित करती है, और इस बात पे मोहर लगाती हैं कि सरकार, विजय खेड़ा जी की बात को जनता जिसने सुना वो महसूस कर गया कि सरकार कहीं किसानों के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, जो नेता हैं, जो किसान हैं, उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। और इस तरह से आप बताओ, जब कोई सरकार सुनने को ही नहीं तैयार है तो कैसे मान लिया जाए कि उनके लिए बजट में बहुत कुछ है? वैसे है भी कुछ नहीं, ऐसा कुछ होता तो सामने आता। लेकिन एक बात निश्चित हो गई है कि अब की बजट से जिस तरीके से पेट्रोलियम पदार्थ पे जिस तरीके से बड़ा सब्सिडी का रिड्यूस किया है सरकार ने सब्सिडी को, उससे महंगाई बढ़ने जा रही है। और महंगाई किसके लिए? किसानों के डीजल पेट्रोल की महंगाई बढ़ने जा रही है, आम गृहस्थ जीवन में महिलाओं के रसोई गैस की महंगाई बढ़ने जा रही है, सीएनजी पीएनजी जितनी भी गैसें होती इनकी महंगाई बढ़ने जा रही है, जिससे कि हमारा मार्केट में महंगाई इतनी जबरदस्त होगी, आम आदमी का बजट डामाडोल करने का पूरा व्यवस्था सरकार ने कर दी। सरकार का बजट, लेकिन आम आदमी का बजट डामाडोल। भूपेंद्र तिवारी जी, आपकी टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण होगी। देखिए, चूंकि हम लोग कृषि क्षेत्र पर चर्चा कर रहे हैं, कृषि क्षेत्र में सरकार ने एक व्यवस्था किया कि एपीएमसी के लिए पैसा कहां से आएगा। वैसे उम्मीद तो ये थी कि सरकार जो किसान धरना दे रहे हैं, किसानों का जो एजिटेशन चल रहा है, उसको लेकर के कोई बड़ा अनाउंसमेंट करेगी और बड़ा सा कोई प्रोग्राम लाएगी, लेकिन सरकार ने यहां पर बहुत ज्यादा निराश कर दिया। केवल एक छोटा सा स्टेप उठाया है उन्होंने, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बना करके। लेकिन अगला मुद्दा ये आया कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में पैसा कहां से आएगा। सरकार ने तुरंत एक हाथ से लिया और दूसरे हाथ से देने वाली कहानी को करते हुए सेस लगा दिया। कहां पर? डीजल और पेट्रोल पर। जब सरकार ने यह देखा कि डीजल की सबसे ज्यादा मार किसानों पर ही पड़ने वाली है, पेट्रोल पर 2.5 रुपया, डीजल पर 4 रुपए, तो सरकार ने दूसरे हाथ से थोड़ा सा लोगों को शांत करने के लिए कोशिश किया कि हम एक्साइज को घटाएंगे और वैट को भी घटाएंगे। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने कहा कि डीजल पर हम 4 रुपए का सेस लगाएंगे, पेट्रोल पर 2.5 रुपए का सेस लगाएंगे, तो आप उसी में साथ में भी अनाउंस कर देते कि हम कितना वैट घटाने जा रहे हैं, कितना एक्साइज घटाने जा रहे हैं। आप कह तो रहे हो, लेकिन यह मुद्दा अभी बाद में निकल करके आएगा, खास करके डिस्कशन में, कि कितना घटाने जा रही है और वास्तव में उपभोक्ताओं पर कितनी मार पड़ने जा रही है, यह अभी भविष्य के गर्त में है। दूसरी चीज, एक और महत्वपूर्ण बात थी, खास करके एमएसपी को लेकर के। एमएसपी आप सरकार कहती है कि जो 2013-14 में एमएसपी 1340 रुपए हुआ करता था, उस एमएसपी को हमने 1.5 गुना बढ़ा करके 1868 रुपया कर दिया। लेकिन मुश्किल की बात यह है प्रदीप जी कि इस 1868 रुपए का लाभ कितने लोगों को मिल रहा है। आप मंडियां तो बना देंगे, मंडी में किसान पहुंचेगा, अपना गेहूं और धान बेच पाएगा, तब ना उसको एमएसपी का लाभ मिलेगा। एमएसपी आप बढ़ा करके 5000 रुपए कर दीजिए, लेकिन उसका फायदा क्या? वो तो कागजों में ही रह गया ना। कितने किसान, कितने गरीब किसान, खास करके जो 80%, 85% आपका छोटी जोत वाला किसान है, जो लेस देन 1 हेक्टेयर के से कम का जोत वाला है। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में भी कहा था कि 80% किसान हमारे ऐसे हैं जो 1 हेक्टेयर से कम वाले हैं। ठीक है, वो मंडी में जाकर के बेच ही नहीं पाते, उनका लाभ ही नहीं ले पाते। ठीक है, आएंगे आपके बात में। विजय खेड़ा साहब, कई सवाल खड़े कर दिए हैं लोगों ने आपके लिए। सवाल नंबर 1 कि एक तरफ किसान आंदोलन कर रहा है
दूसरी तरफ आपने उसमें कहा कि उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, हमें बाकी लोगों के लिए काम करना है। लेकिन सवाल यह भी कि जो 4 स्टेट जहां पर चुनाव होने हैं, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, या असम हो, या वेस्ट बंगाल हो, वहां के लोगों को आपने माला माल कर दिया है, ये आरोप भी लग रहा है आपके ऊपर। ये लोग आरोप हम पर लगा रहे हैं तो उनसे कहिए, जाके आसाम में बोले कि उनकी महिलाओं के टी गार्डन के लिए जो करोड़ों रुपए का बजट दिया है वो नहीं मिलना चाहिए था। बोल देना। यही तो आपका मैनेजमेंट है विजय खेरा साहब। इनका आरोप ये कि जहां जहां चुनाव होते हैं वहां पर आप पैसा देते हैं। आरोप लगाने वाले बोले, क्या वो देश के आदमी नहीं है, देश के इंसान नहीं है? क्या उनका भला नहीं होना चाहिए? वहाँ बजट ना दे। एक मिनट, 4 स्टेट में आपने दिया है, 23 स्टेट क्या है? 23 स्टेट के लोग आपके नागरिक नहीं है, 23 स्टेट के लोग किसी क्षेत्र में काम नहीं करते हैं, 23 स्टेट के लोग खेती नहीं करते हैं, वहां पर उन लोगों का प्रोडक्शन नहीं होता है, ये क्यों नहीं चलाते? या तो आप अगर इनको मना नहीं करते, हमेशा की तरह बहस खराब हो जाती है। इनका टर्न नहीं है, क्यों ये डिस्टर्ब करते हैं? नहीं, ठीक है, आप खेरा साहब भी ये तो सवाल पूछने का अधिकार है ना, आपको तो पूरा मौका दिया मैंने शुरू में अपनी बात रखने का। जी बताइए। पूरी बात बोलने दीजिए, उनको भी बोलेंगे, आराम से बोले ना। तो मैं ये कह रहा था, स्टेट में चुनाव तो हमेशा होते ही रहते हैं, कहीं ना कहीं होते ही रहेंगे। नहीं, सवाल यह है कि जहां जहां चुनाव होते हैं, कह रहे हैं किसान सम्मान निधि भी वहीं दी जाती है। क्यों? बंगाल में तो किसान सम्मान निधि मिलती ही नहीं है, उन्होंने लिस्ट दी। लेकिन आपने वहां पर तमाम चीजें बजट में दे दी ना। सर एक प्रश्न किया, मैं एक लाइन तो बोल लूं उसकी ना जी। एक कह रहा था विश्वकर्मा जी, देखिए अभी आपने कहा सम्मान निधि कहाँ मिल पाई है किसान को? लिस्ट ही नहीं भेजती ममता जी तो। नहीं, बंगाल की बात छोड़ दीजिए, वो तो कह रहे हैं खुद ही दे रहे हैं सम्मान निधि, आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर ये केंद्र की स्कीम है और ममता बनर्जी नहीं चाहती कि उनके किसानों को मिले, जो भी उनका कारण हो, तो अब आप कह रहे हैं कि वहाँ चुनाव है लेकिन हम तो नहीं पहुंचा पाए। अच्छा विजय खेरा साहब, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, खेरा साहब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरोप ये लग रहा है कि आप आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं। डीजल पर 4 रुपए सेस लगा दिया, पेट्रोल पर 2.5 रुपए सेस लगा दिया, कह रहे जनता पर मार नहीं पड़ेगी, एक्साइज ड्यूटी कम करेंगे। लेकिन ये क्या है, एक हाथ दे एक हाथ ले, उसी में आंकड़ों की बाजीगरी चलती रहती है। आप बताइए, हित के लिए इसमें किसानों का ना तो डीजल पेट्रोल का कोई असर पड़ेगा कीमत पे, लेकिन ये सेस सिर्फ उन्हीं की भलाई के लिए खर्च किया जाएगा। इसमें से एक नया पैसा कहीं और खर्च नहीं हो सकता। सेस जिस उद्देश्य के लिए लगाया जाता है, हमेशा उसी उद्देश्य में वो पैसा लगाया जाता है। बिल्कुल ठीक बात। मैं आपसे कह रहा था कि 3 बातें देश के लिए जरूरी हैं। ग्रामीण विकास, अगर हमको ये होता, अगर हमको, तो फिर ये बताइए, भूपेंद्र तिवारी जी पूछ रहे सेस लगाने की क्या जरूरत थी? आप ऊपर और टैक्स लगा देते जी। सेस लगाना कोई नई बात नहीं है, शिक्षा पर सेस लगाया गया था अभी पिछले सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार में। एक इकोनॉमिस्ट होने की वजह से मैं सीधा एक सवाल पूछ रहा हूं, मेरी सवाल सुन लीजिए। किसी भी विशेष पर्पज के लिए सेस लगाया जाता, आप ही कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सेस लगाने की जरूरत सवाल भी सुन लीजिए भाई जी। मेरा सीधा सवाल है कि सेस लगाने की जरूरत, सवाल पूछे भूपेंद्र जी, सवाल छोटा। सेस लगाने की जरूरत क्या थी? आप बजट में एलोकेशन कर देते, सीधा सा मुद्दा था। आप एक तरफ सेस लगा रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं सेस लगाएंगे, दूसरी तरफ एक्साइज ड्यूटी घटाएंगे। अरे सीधे सीधे उठा करके आप दे देते, कहानी खत्म ना। आदमी की बधाई करनी है सर ना। बाबा रामदेव कहते थे कि 30 रुपए का डीजल और पेट्रोल मिलेगा, अगर आप ये तो 100 रुपए के पार हो गया मुंबई में। तो अगर आप ये चाहते हैं कि किसानों को नहीं भला हो, तो आप चाहते रहिए, अरे भाई सीधी सी मुद्दे की बात है कि सेस लगाने की जरूरत कहां थी? आप बजट, बात तो वही है, पैसा तो घूम घुमा के आप ही के पास जाना है। आप बजट में व्यवस्था कर देते, कहानी खत्म थी। सेस लगाने की क्या जरूरत थी? सेस अगर लगाएंगे, अगर डीजल पेट्रोल के दाम, एक्साइज ड्यूटी उतनी ही घटाएंगे, तो एक हाथ लिया दूसरे हाथ दिया, फायदा क्या हुआ? आप सीधे सीधे वहां से उठा करके वहां कर देते। अकाउंटिंग सिस्टम बहुत क्लियर है। आपको एबीसीडी का अंदाजा ही नहीं है। अरे जब मैं कह रहा हूँ वो उससे मतलब ही नहीं है, उससे रेट पे फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। सेस इज नॉट बीइंग टेकन फ्रॉम फार्मर्स।
तो एक्साइज क्यों नहीं अनाउंस किया? सरकार ने कोई यही अनाउंस कर देना चाहिए था कि एक्साइज और वैट हम 4 रुपया घटाएंगे, क्यों नहीं अनाउंस कर दिया? अरे आप कह रहे हैं कि अगर फर्क नहीं पड़ने वाला है तो जैसे आपने कहा कि हम डीजल पर 4 रुपए का एक्साइज सेस लगाएंगे, वैसे आप कहते कि हम एक्साइज को घटाएंगे, क्यों नहीं? क्या लेना देना इस बात का? अब विदेशी बात नहीं समझ पा रहे हैं, वैसे क्यों कर रहे हैं? अरे आप समझ नहीं रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, आप फर्क समझ लीजिए दोनों में, सेस में फर्क समझ लीजिएगा। इससे कीमतें नहीं बढ़ेंगी, किसी सूरत नहीं बढ़ेंगी, खुलेआम इतना करने की जरूरत क्या थी? और अगर इससे बढ़ती हो तो आप जाके से जानकारी नहीं बढ़ेगी, लेकिन इतना करने की बाजीगरी करने की जरूरत क्या थी? और फिर समझ लीजिएगा कि क्या होता है सेस, उसके बाद बात कीजिएगा। अगर यही बात होती, एक्साइज का भी खेल समझते हैं और बैट का भी खेल समझते हैं। मनोज जी, इन लोगों ने जी विजय खेड़ा साहब, एक ब्रेक का वक्त होता है, ब्रेक लेंगे, एक ब्रेक का वक्त होता है, ब्रेक लेंगे। लेकिन भूपेंद्र तिवारी जी राजनीतिक विश्लेषक के साथ साथ में इकोनॉमिस्ट भी हैं, अर्थशास्त्री भी हैं, तो वो अपने अर्थशास्त्र के आधार पर ये सारी चीजें बता रहे हैं। कई और सवाल हैं और हमारे साथ एक और खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनको भी इस चर्चा में शामिल करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। धुएं की काली बदरी हट सी गई, खुशहाली देखो अब हर तरफ बरसी गई। उज्ज्वला योजना जब से है घर में आई, सेहत की फुलवारी अब जीवन में खिल सी गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना देती आ रही है देश की महिलाओं को सेहत, समय और समृद्धि की खुशहाल सौगात, और मिल रही है हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा, ताकि खुशियों की ये लौ सदैव ऊर्जित और उज्ज्वलित रहे। योजना के तहत करोड़ों घरों को मिल रहे हैं कोरोना के मुश्किल हालातों में मुफ्त सिलेंडर। LIC लाया है जीवन लाभ, एक ऐसी एंडाउमेंट पॉलिसी जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा, फिर भी फायदों का सिलसिला चलता रहेगा। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव। GGS Education Group। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनसे आपको रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ आशु चौधरी जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं। बहुत स्वागत है आशु चौधरी जी आपका। और सीधा आप ही के पास चलूंगा, कहाँ बजट में किसान कहाँ है? निर्मला सीतारमण कह रही है कि हमने 1.5 गुना कर दिया आपकी इनकम और तमाम ऐसी चीजें कर दी हैं
कि जो 2022 तक आपकी आमदनी दोगुनी हो जाएगी। कि जो है हमने कई चीजों को बेच भी दिया इस बजट में, ये नहीं बताया। किसानों की एमएसपी को 1.5 गुना बढ़ा दिया गया, किसानों का मुंह बंद करके देश की संपत्तियों को बेच दिया जा रहा है। क्योंकि आज अगर विपक्ष में कोई खड़ा है तो किसान खड़ा है, तो किसानों को इनकी एमएसपी पर 1.5 गुना बढ़ा के और जो है रेलवे, एयरपोर्ट, खजाने, LIC, BSNL सब कुछ बेचा जा रहा है। ये भी तो बजट में है। क्या ये सही हो रहा है देश के साथ? आशु चौधरी साहब, आज हम बात किसानों की कर रहे हैं। एक और किसान आंदोलन कर रहा है, दूसरी ओर निर्मला सीतारमण से लेकर के प्रधानमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि किसानों के लिए हमने बहुत कुछ कर दिया है, उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। हाँ, वो दिल्ली के बॉर्डर पे दिख रहा है, किसान का भविष्य दिल्ली के बॉर्डर पे दिख रहा है। 2 महीने से ऊपर हो गए, 10 हजार किसान जो है जख्मी है, चोट खाया हुआ है, न जान सैकड़ों किसान शहीद हो गए हैं। गजब की आय दुगनी की है माननीय मोदी जी ने, और वित्त मंत्री जी कह रही हैं कि हमने किसान की आय को दुगना कर दिया है। कहां से दुगना हो गया? जरा बैठ के गुड़ागड़ी तुम भी जुड़ लें, कैसे दुगना हो गया है? आशु चौधरी जी, सरकार का एक आशु चौधरी जी सरकार का ये कहना है कि हमने पेट्रोल और डीजल पर सेस लगा दिया, कृषि सेस लगा दिया है। विजय खेरा साहब कह रहे हैं सेस का मतलब ये होता है कि जितना भी पैसा आएगा वो किसानों के लिए ही खर्च किया जाएगा। 27 लाख करोड़ ग्रामीण विकास योजना, 27 लाख करोड़ बजट देखो, ग्रामीण विकास योजना के लिए 27 लाख करोड़ है गांव के लिए। इतिहास में कभी कल्पना की अरे कोरोना काल में जो 20 लाख करोड़ रुपए देश को राहत के लिए दिया गया, कहाँ गया 20 लाख करोड़ रुपए? आप कुछ भी किस अमाउंट की बात कर रहे हैं भाई साहब? मतलब की बात करेंगे तो उसका तो उत्तर नहीं है। अगर हमसे बात करो कौन सी आय दुगनी हो गई किसानों की? तब उसका उत्तर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वो APM, अरे वो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वो APMC के लिए है सर, वो ग्रामीण पर नहीं खर्च किया जा सकता। फिर आप खुद ही बोल करके खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं विजय खेरा साहब। क्या कृषि में परिवर्तन होने वाला है? 5000 करोड़ रुपया जब सिंचाई में लगेगा ना हिंदुस्तान का, वो दिखाई पड़ रहा है, वो दिखाई पड़ रहा है, वो देश देख रहा है, वो देश देख रहा है जी। जो बर्बादियां हुई है 60-65 साल में, अब नहीं होने देंगे, अब नहीं होने। ठीक है, ठीक है। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मनोज जी आप अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, जैसे अभी हमारे अर्थशास्त्री तिवारी जी ने इस बात को कहा कि एक हाथ से दिया एक हाथ से लिया, इस तरह की बात कह के सरकार ने क्यों ना एक अलग बजट बना दिया। देखिए, वो बिल्कुल क्लियर कट बात थी, सरकार कुछ अपने पास से नहीं देने जा रही है। सरकार ने कोई बजट में इस प्रावधान का बिल्कुल नहीं अलॉटमेंट किया है कि हम डीजल पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ाएंगे, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। तो डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो जो सेस सरकार अपने तमाम सारे उसमें से काटेगी, जो भी व्यवस्थाएं हैं काटने की, उसके बाद सरकार जनता से ही, जनता मीन्स किसानों से ही पैसा लेगी। डीजल पे 4 रुपए, आप सोचो पूरी कृषि डीजल पे निर्धारित है, और फिर ट्रैक्टर हो, चाहे उनकी सिंचाई हो, चाहे माल की ढुलाई हो, चाहे अनाज को अनाज के रूप में बाहर निकालना हो पौधे से, सब कुछ डीजल पे निर्धारित है। तो सरकार पूरी तरीके से सोच समझ के ही उसने कदम उठाया है कि हम तुमको देंगे। जैसे कहते हैं 1.5 गुना हमने बढ़ा दिया, हम इस बात से सहमत हैं, क्योंकि 1.5 गुना आपने बढ़ा दिया भाई लिखा पढ़ी में। लेकिन क्या ये सरकार बताती है कि उत्तर प्रदेश में हमने बिजली का बिल किस तरह बढ़ा दिया, उत्तर प्रदेश में हमने खाद और बीज के दामों में कितनी बढ़ोतरी और GST लगा दी? क्या सरकार ये कहती है कि किसानों को लेके जो बीज है, मनोज जी सवाल ये है कि सरकार जब पैसा कमाएगी तभी तो खर्च करेगी ना। बिल्कुल, पैसा कहां से लाएगी? अपने पास तो लाती नहीं सरकार। ये बात सही है। देखिए, आत्मनिर्भर शब्द एक बार बार आ रहा है और इस शब्द को समझ लेना चाहिए। आत्मनिर्भर का मतलब होता है जब मोदी जी कहें तब समझ लो कि सब्सिडी कटने वाली है और सब्सिडी घटाई जाएगी, सब्सिडी धीरे धीरे खत्म की जाएगी। आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ इस बात से है। लेकिन क्या सरकार इस बात को जनता से एश्योर करेगी कि जो पूंजीपतियों को सब्सिडी देती है, वो चाहे NPA हो जाए, चाहे तमाम सारे पूंजीपति पैसा लेके देश से चले जाए, क्या उन सारी चीजों पे भी सरकार NPA का झंझट खत्म करेगी ना सरकार? अब तो बैंक 2 और बैंक बिक जाएंगे। हाँ, वही तो NPA का झंझट खत्म। क्यों NPA क्यों नहीं होगा भाई? जब प्राइवेट बैंक होगा तो भागने वाले तो प्राइवेट बैंक का भी पैसा लेके भागेंगे। तो क्या सरकार उनकी मदद नहीं करेगी क्या? और मदद तो कर ही रही है। क्या एक बहुत बड़ा अमाउंट प्रदीप जी
जो प्राइवेट जो कैपिटल बैठे हुए हैं, जो चतुर्वेदी जी आपके पास आ रहा है, उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, उनको मदद नहीं दी जा रही है क्या? इस बात को भी तो समझना पड़ेगा। ठीक है, हाँ विनोद जी अपनी बात रख लीजिए आप। हेलो, हाँ विनोद, हाँ विनोद जी अपनी बात रख लीजिए। हेलो, हाँ विनोद चतुर्वेदी जी अपनी बात जी। अरे भाई चौधरी साहब कह रहे बेट डालेंगे, अरे बेट डाला है, बेच डालेंगे क्या? बेच ही दिया, देख रहे हो 800 करोड़ का एक जहाज आया है और 2 जहाज चलेंगे साथ में। बचा क्या है ये बताओ ना, सिवाय इसके कि जब डीजल और पेट्रोल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कम है। जो जहाज आए हैं वो कोई पहली बार नहीं आए हैं। देश के प्रधानमंत्री के लिए जहाज का एक जगह होता है, हर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए जहाज होता है। अब भारत देश को समझना चाहिए, देशवासियों को समझना चाहिए कि अभी किसान जी आसू जी दोबारा से आपका रुख तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से आपका रुख करेंगे। खेरा साहब, सवाल यह है कि भूपेंद्र जी कह रहे हैं आपने उसी समय क्यों नहीं पेट्रोल और डीजल की कीमत कम की, सबसे बड़ी बात है। लेकर बहुत जल्द देश के सामने आ जाएगा। आज जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, किसान कार के लोग कह रहे हैं कि बिल बहुत सही है। हेलो जी जी आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात पूरी कर लीजिए आसू जी। जी ये कह रहे हैं कि जो सरकार के लोग कह रहे हैं कि ये बिल और जो सरकार कर रही है बहुत सही कर रही है, देश के लिए वो राष्ट्रहित में है। अरे देश की संपत्तियों को बेचना कहां से राष्ट्रहित में है? अगर संपत्ति को बेचना, देश की संपत्ति को बेचना सही है तो देश की संपत्ति का नुकसान जो करता है उस पर जुर्माना क्यों लगाया जाता है? पराली जलाने पर देश जो है मुकदमा लिखा जाता है, सच बोलने पर मुकदमा लिखा जाता है। ये कहने का मतलब है। आसू जी आपसे एक चीज, पब्लिक सेक्टर यूनिट घाटे में चल रही है, उनको अगर बेचा नहीं जाएगा तो क्या किया जाएगा? कब तक पैसा जो हम लोग टैक्स देते हैं कब तक कितने पीएसयू घाटे में रहे, ये तो सरकार बताए ना। आप LIC कई साल से घाटे में है। LIC घाटे में नहीं है सर, नहीं घाटे में थी जी। नहीं, केवल BSNL घाटे में थी, एयर इंडिया घाटे में थी। आपको LIC केवल, और LIC एक ऐसी संस्था है जो सरकार के लिए फंडिंग का सबसे बड़ा स्रोत हुआ करती थी, और उसी का लाभ उठा करके सरकार ने कहा कि चूंकि LIC इस समय सबसे बड़ी प्रॉफिट देने वाली कंपनी है तो इसका IPO मार्केट में ज्यादा रेट में बिकेगा, इसलिए हमें इसका IPO लाना चाहिए क्योंकि हमको इससे पैसा ज्यादा मिलेगा। विजय खेरा साहब कह रहे हैं कि जो बीमार कंपनी है वो तो बिक नहीं रही है आपकी, एयर इंडिया कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है, और जो मुनाफे वाली कंपनियां हैं LIC जैसी वो तैयार है लोग खरीदने के लिए, आप बेचने के लिए भी तैयार है। कांग्रेस के शासन में स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड कहाँ चला गया? एक घाटों में चलाया इन्होंने 20 साल। एक मिनट समझाओ यार, अब अरे अपनी बात बताओ ना, जहाँ कांग्रेस का विवरण करने के लिए मुझे पूरी बात करनी, वहीं से बात तो वहीं से शुरू होगी जहाँ से जलन हो रही। आज अपने बजट में फोकस रहिए, बस अब पब्लिक अंडरटेकिंग की बात चल रहा है, अपनी भी बताऊंगा। हमारी तो पहले हमारी ही सुन लो। हमारी ये पॉलिसी है, ये जितने नेताओं के अड्डे हैं, ब्यूरोक्रेट्स के चरागाह सब हटा देंगे एक एक करके। घोषणा पत्र एक नहीं छोड़ेंगे, ज्यादा मत अहंकार दिखाओ। और ये जितना बेईमानी बोलना दीजिए ना, आपने कहा था उन्हीं में से थे आए। विश्वकर्मा जी इनकी बात सुन लीजिएगा आप, फिर मुझे बाद में बुला लेना। मुझे बाद में ऐसी पोस्ट पर उन्हीं पब्लिक सेक्टर यूनिट से उठा करके IAS पोस्ट दे दिया, ज्वाइंट सेक्रेटरी का पोस्ट दिया था आपने। गलत बात बोलते हैं सर। अब मैं बोलूं? चिल्लाकर बोलिए। विश्वकर्मा जी मैं बोल लूं? जी जी मैं ये कह रहा हूँ, जब हमने ये तय कर लिया, हमारा घोषणा पत्र था, जनता ने हमें उसी घोषणा पत्र पर चुन के भेजा है।
हमारे घोषणा पत्र में है कि हम ये पब्लिक अंडरटेकिंग्स हम जानते हैं भाई, भतीजाबाद लूट खसोट के लिए बनी हुई है, इसीलिए करोड़ों अरबों के घाटे में। मत बोलिए। अरे बोलने दे भाई, पूरा सेंटेंस बोलने दे। पूरा मान जाएंगे। जब कुछ आता है नहीं तुमको तो यही बोलने लगते हो, डिस्टर्ब करते हो। नहीं, यू आर हैबिचुअल ऑफ डिस्टर्बिंग द डिबेट। विनोद भाई भी बैठे हैं ना, सुन रहे हैं, चुपचाप फिर जवाब देंगे। क्या बात करते हो आप? सबको बोलना आता, चिल्लाना। भतीजाबाद की बात कर रहा हूँ, बात करते हो। आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि हम उन्हें बेचेंगे, हम उन्हें बेचेंगे। कह रहा हूँ, कैसे कह रहा हूँ, चिल्ला के कह रहे हैं। और हमारा ये घोषणा है, हमारी नीति है, हम उनको चरागाह नहीं बनने देंगे, लुटने नहीं देंगे जनता का पैसा। व्हाइट एलिफेंट सुनिए, ये व्हाइट एलिफेंट सुनिए, ये सफेद हाथी। विजय खेरा साहब, सवाल ये है, सवाल से क्या होता है जब उत्तर नहीं, एक मिनट मनोज जी, सही कुछ अरे बजट पे बताया सरकार, अच्छी बातें बताए। विजय खेरा साहब, आपके पास भाई भतीजावाद, ये वो ऐसा वैसा, भतीजावाद और वंशवाद पर बहुत बात कर चुके हैं विजय खेरा साहब, करते हैं डिबेट में। विजय खेरा साहब, सवाल ये है कि जब आप सब चीजों को बेचेंगे ही कह रहे हैं कि हमारा ये नियम हमारा मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, तो फिर ये एम्स वगैरह बना क्यों रहे हैं? क्यों स्वास्थ्य पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं? अब पीपीपी मॉडल पर बनवा दीजिए सर उसको। जी, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, मुझे पूरा बोलने देना साहब, 2 सेकंड। जी, सरकार का काम धंधा व्यवसाय नहीं है, ये हमारी नीति है, ये सेवा है। एम्स का इस बात से कोई संबंध नहीं है। एम्स देना हमारी ये तो स्वास्थ्य योजना। सर, किसान भी एक सेवा है। किसान ही ऐसा क्षेत्र था नहीं, हवाई जहाज सेवा नहीं है, बरकरार रखा। नहीं, सारे सेक्टर नीचे धड़ाम हो गए थे। आपके लिए हो सकता है सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाना सेवा नहीं है, बाइसाइकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेवा नहीं है। ये जो बन रही है हम आपको 104 अंडरटेकिंग यूं गिना सकते हैं, समझे आप जो कह रहे हैं। दूसरा, अभी आप पावर सेक्टर की बात कर रहे थे कि सर एक सवाल ये है ना, आप LIC मुनाफे में है और भूपेंद्र जी करें आप मुनाफे वाले PSU को बेचना चाह रहे हैं। वो तो वैसे भी LIC के पास बचा क्या है। आप अभी आप अब सुन लेना सामने, क्या अधूरी बात रह जाती है। इन लोगों को समझाइए कि LIC के रहते हुए भी लोग बजाज से इंश्योरेंस क्यों करा रहे, ज्यादा लोग LIC को छोड़ के और जितनी और कंपनियां उससे क्यों करा रहे हैं? क्यों उनको पैसा बिना उसको कोई भी जब होती है घटना विजय खेरा साहब, तुरंत। विजय खेरा साहब, आपने कहा कि हमने बीमा में 90,000 करोड़ रुपए लोगों को दिलवाए, किसानों को दिलवाए। सवाल ये उठता है कि कितने किसान मिलते हैं जो कह रहे हैं कि हमको कभी उसका लाभ मिलता ही नहीं है। ये तो कंपनियों का खेल है। कंपनी मोटी मोटी रकम लेकर के बीमा की बैठ जाती है। कुल 10,000 करोड़ रुपया जीवन उसके किसान की फसलों के बीमा में कुल 10,000 करोड़ रुपया आया था और कितना मुआवजा गया? 90,000। तो 90,000 करोड़ मतलब ये क्या जो कंपनियां हैं बीमा वाली, ये क्या सोशल एक्टिविटी करने के लिए बैठी है? 10,000 करोड़ लेंगी और 90,000 करोड़ देंगी लोगों को, 80,000 करोड़ रुपए घर से देंगी। तो आपने हमने थोड़ी ले लिया भाई साहब, आपको मिला या मुझे मिला तो नहीं मिला ना, चतुर्वेदी जी को तो नहीं मिला ना, जो जी को मिला क्या? अरे हमको तो 1 रुपए नहीं मिला कभी। लगाना कोई मतलब है? 90,000 तो उसी को फसल बीमा क्यों नहीं करवाते आप? LIC जैसी कंपनी को या जनरल इंश्योरेंस कंपनी को फसल बीमा का क्यों नहीं देते हैं? प्राइवेट कंपनियों को क्यों देते हैं? आप हमको सिर्फ इसका उत्तर दे दीजिए। ठीक है भूपेंद्र जी। रुपए नहीं मिला जी, बोलिए ना मनोज, सुनेंगे। घूम रहे हैं कि बीमा की किस्त जो है बैंक से काट ली और उनको कुछ नहीं मिला और चक्कर लगा रहे हैं वो बैंक इनके बीमा वालों के ऑफिस में, और कोई सुनने वाला नहीं है। 1 रुपया बुंदेलखंड में नहीं मिला जी। फिर हमें वोट दे देते हैं। विजय खेरा साहब, वोट तो तुम्हें इसलिए देते हैं कि तुम जो है बहुत अच्छी मार्केटिंग करते हो। वोट तो इसलिए दे देते हैं, तुम जो चलाते हो, जो तुम्हारा वो है मैनिफेस्टो असली, उसमें लोग बह जाते हैं भावनाओं में। जब तुम हिंदू मुस्लिम की बात करते हो तो लोग भावनाओं में बह जाते हैं, वरना तो 60 साल वोट क्यों नहीं दिया तुम्हें? अगर यही बात थी तो तुम 60 साल से पहले ही राज कर लेते।
कांग्रेस के नाम पे जी रहे थे गांधी जी के प्यारे, अब तो जनता समझ गई, जनरेशन बदल गई है। तब कांग्रेस का इतना इज्जत थी, गांधी जी का नाम था। 2024 में असली जनता आप समझी है। विनोद चतुर्वेदी जी, सवाल ये है कि आप कह रहे हैं जनता समझ जाएगी। जनता 2014 से लगातार भाजपा को वोट कर रही है। ऐतिहासिक घटना हो गई। भाजपा की पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई 2019 में, तो जनता तो लगातार वोट दे रही है। आसाम जीते, त्रिपुरा जीते, आसाम त्रिपुरा। आप बताइए 7 स्टेट, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये कौन हारा है? लेकिन आप तो 4 स्टेट तक समझ गए सर। अभी आपने बिहार में देखा 20 सीटों पे बेईमानी की है। अब 35 करोड़ रुपया दे के मध्य प्रदेश में एमएलए को खरीदा गया, उसके बाद सरकार बनाई है। इनकी कोई नैतिकता है? अगर उस पर जाएंगे तो बड़ा लंबा इतिहास भूगोल खंगालना पड़ेगा। आपकी सरकार भी तो 26 अगर आप सिंधिया पे दाग लगा रहे बिकने का, है। अगर आप सिंधिया जी पे दाग लगा रहे बिकने का, तो कल के दिन आप बोलेंगे राहुल जी भी बिक गए। रहना चाहिए, इतिहास खंगालिए जी। विश्वकर्मा जी, प्रजातंत्र खत्म हो रहा है। देखिए आप क्या हो रहा है, प्रजातंत्र, ये प्रजातंत्र चल रहा है। बताइए, जहाँ खरीद फरोख्त होती हो, जहाँ दल बदल, वो नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाते हैं और वहाँ जो है अरुणाचल में उनके 6 एमएलए को ज्वाइन कराते हैं। क्या है ये? आंसू जी का रुख करेंगे, आंसू जी का रुख करेंगे। आंसू चौधरी जी, हम बात किसानों की कर रहे हैं। आप ये बताइए कि वास्तव में किसान को इस बजट से कितना लाभ हुआ है? आंसू जी से बात कर रहा हूं मैं, आंसू चौधरी जी के पास चला गया। अरे विश्वकर्मा जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, 20 लाख करोड़ जो प्रधानमंत्री ने दिया था कोविड में, उसका कितना लाभ हुआ बता दो? 20 लाख करोड़। हम तभी तो आप गाड़ी में बैठे हैं, विश्वकर्मा जी ऑफिस में बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, तभी बैठे हैं। नहीं तो आप सड़क पर होते, ढाबा लगा रहे होते, चाय बेच रहे होते। पुरानी गाड़ी में बैठे हैं यार, 6 साल हो गई। बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां दिखवाएं, उनकी फोटो को भेजते हैं तुम्हारे पास। आज देखी हमने। मैं कोविड की बात कर रहा हूँ जनाब, आप व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा, मैं कोविड की बात कर रहा हूँ विनोद भाई। ठीक है, ठीक है। कोविड आज हम लोग बैठे हुए हैं, ये कह रहा हूँ। विनोद जी, हमारे साथ में आशु चौधरी जी भी जुड़े हुए हैं, किसान नेता भी जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं। आशु चौधरी साहब, आप जल्दी से बता दीजिए कि बजट से किसानों को क्या क्या लाभ हुआ है और क्या क्या नुकसान हुआ है। आ रहा हूं मनोज जी आपके पास। आशु चौधरी जी, लगता है आशु जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मनोज जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, अभी जैसे जिक्र किया गया कि 4 स्टेटों के लिए जहां चुनाव होने हैं, बीजेपी वहां पे एक बड़ा बजट इनपुट करने जा रही, जिससे कि वहां पे नहीं, करने नहीं जा रही, कर दिया वही मतलब करने। मैं जा रही पे थोड़ा उसी पे बोलना चाह रहा हूँ, आप समझ भी जाएंगे। क्योंकि सरकार ने बजट एलोकेट किया है तो निश्चित तौर पे खर्च भी करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा ये जरूरी नहीं है। इसलिए जरूरी नहीं क्योंकि प्रधानमंत्री बड़ा गरिमा में बहुत ताकतवर पद होता है। मुझे बिहार का वो चुनाव याद आता है जब मोदी जी इंटरेक्ट होते हैं पब्लिक से और कहते हैं बताइए कितना कर दे इतना, और फिर 1 लाख करोड़ से ज्यादा का पैकेज बिहार के लिए उस जनसभा में बोल देते हैं। लेकिन होता क्या है ना, बिहारियों को आज तक 1 लाख करोड़ का पैकेज मिला और सरकार भी भाजपा की ही लगातार कंटिन्यू है। तो इस बात से कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि लोक लुभावन बातें करना इनकी फितरत है, कलाकारी है। तो सवाल है कि आप लोग क्यों नहीं लोक लुभावन बातें कर पाते हैं? देखिए सुनिए, यही अंतर है विपक्ष और सत्ता में आज की। आप जनता से जो वादे करते हैं, राजनीति में 100% बातें कही जाती हैं और उसका इम्प्लीमेंट बहुत मेहनत जब कोई सरकार करती है तो 50-60% कर पाना ही पॉसिबल होता है। लेकिन एक ऐसी पार्टी है जो 1000% वादे करती है और 10% भी काम नहीं। लेकिन सवाल यह कि लगातार जनता चुनाव जीतवा रही है ना। ये एक विषय है, इसको अगर आप किसी दिन डिबेट में बात करेंगे वो समझा दूंगा, ढंग से समझ। लेकिन आज एक लाइन में बता दे रहा हूं कि 2 सेगमेंट में सरकार चलती है। जो भावनात्मक मुद्दे हैं, जो अस्मिता से जुड़ी बातें हैं, जो
हिंदू मुसलमान और फॉरवर्ड बैकवर्ड दलित और तमाम सारी बातों को आगे करके चुनाव लड़ा जाता है, और जो फाइनेंशियल सेगमेंट है पूरा उस पे फोकस्ड किया जाता है पूंजीपतियों को, इस देश के उन इंडस्ट्रीज को, जिन इंडस्ट्रीज को बीजेपी को एक बड़ा चंदा मिलता है। जैसे अभी बात हुई कि आखिर सार्वजनिक उपक्रम को क्यों सरकार बेच रही है? एक लाइन में अगर सार्वजनिक उपक्रम से सरकार पैसा लेना चाहेगी तो भ्रष्टाचार कहलाएगा, सीधी बात। अगर आप पैसा निकालोगे तो भ्रष्टाचार होगा, लेकिन अगर उसको हम बेच देंगे तो वो बड़ा पूंजीपति हमें चंदे के रूप में लाखों हजारों करोड़ रुपए दे सकता है, वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा। लेकिन तो कहीं ना कहीं सरकार ये बार सवाल ये होता ना कि कोई क्या सरकार बिना पूंजीपतियों के चल सकती है ना? नहीं चल सकती। आपको एक बात तो पता होनी चाहिए ना कि इस देश में लिटरेसी अभी कितने बड़े पैमाने पे है। अगर हमारे देश में पढ़े लिखों की संख्या अभी 30% से कम लोग शिक्षित नहीं है तो सरकार को भावनात्मक गेम खेलने में कितनी देरी लगती है, और उसी देरी पे किया। खैर, मोदी जी का एक बड़ा कद है भारत की राजनीति में, उस कद को गिरते गिरते समय लगेगा। इतनी आसानी से उस कद को गिराया भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसके लिए बचाने वाले, भोंपू बजाने वाली मीडिया लगातार, चूंकि ये बात भी मैं कहता चलूं कि सबसे बड़ा बजट अब तक अगर सबसे पैसा ज्यादा किसी ने खर्च किया है मीडिया को पैसा देने में, विज्ञापन देने में, तो मोदी जी हैं। तो अरे भाई, मीडिया खुद सप्रेस बता रहा है अपने आप को कि मीडिया को नहीं मिल रहा है। मैं कुछ घरानों की बात कर रहा हूं, मैं माफ करिएगा, मैं माफी के साथ कह रहा हूं, जो कुछ घराने जो जिनकी टीआरपी हाई टीआरपी है, उन टीआरपी को जो जनता देखती है, जनता हर जगह, उनके द्वारा उनका महिमा मंडप किया जाता है। और अगर विश्वकर्मा जी आपका महिमा मंडप हो, मेरा हो, तो निश्चित तौर पर हमारी वो योग्यता और प्रासंगिकता बनी रहेगी। भूपेन जी सवाल यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि सरकार ने एमएसपी 1.5 गुना कर दिया है। जो चीजें 1100 रुपए में बिक रही थी वो 1700-1800 में एमएसपी हो गई उसकी। क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एमएसपी बढ़ा करके आप 1.5 गुना नहीं, 3 गुना, 5 गुना कर दीजिए, 10 गुना कर दीजिए, 1868 का उठा करके 5000 कर दीजिए। प्रश्न फिर वहीं खड़ा होता है, लाभ कितने लोग ले पा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हम 15, अरे ये बात तो पुराने समय में भी लागू होती भूपेन जी। पुराने समय में भी मात्र 8% एमएसपी पर अपना खाद्यान्न बेच पाते थे। सर वही बात मैं कहने जा रहा हूं। आप मंडी समितियों को बढ़ा दीजिए, मंडी समितियों का स्थापना कर दीजिए। अगर पुराने समय पर जो चीजें चल रही थी उसी चीजों को चलते रहने देना था तो सरकार को, कांग्रेस को बदल करके फिर बीजेपी क्यों लाते? इसीलिए तो बदला बीजेपी को कि भैया जो पुराना चल रहा था उसको बदलो, कुछ नया ले आओ, हमारे लिए कुछ अच्छा स्कीम ले आओ, हमारे लिए अच्छा करो। हम एमएसपी पर नहीं बेच पा रहे हैं, इसीलिए आपको हमने लाया कि एमएसपी को कानून बना दो, आप अच्छा बढ़िया करो। सरकार से बजट में एक और उम्मीद थी प्रदीप जी, वो ये था कि जो किसान सम्मान निधि 6000 दिया जाता था, पी चिदम्बरम साहब भी ने उसको कहा था कि 9000 तक बढ़ा देना चाहिए। अभी चुनाव नहीं है ना, अभी क्यों बढ़ा दें? बिल्कुल सही, एकदम आपने हमारा उत्तर आपने खुद ही दे दिया। चुनाव नहीं है ना, उसको 9000 नहीं बढ़ाना चाहिए था, दूसरे 12000 हो जाएगा, लेकिन वो 2023 में। बिल्कुल एक और सेगमेंट छूट रहा था, मेरे हिसाब से सरकार को ध्यान देना चाहिए आगे उसमें कि जो जितने भी माइग्रेट लेबर थे, जो लेबर माइग्रेट होकर के जा रहे हैं, उनके लिए सरकार ने रोजी रोजगार के लिए कुछ व्यवस्था करना चाहिए था, क्योंकि आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ खर्च किया जा रहा है सर, ये हम ही के लिए किया जा रहा है सर। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेना देना क्या है? माइग्रेट वही तो उसमें रोजगार पाएंगे। वो कैसे रोजगार पाएंगे? आप किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आप नेशनल हाईवे को उठा करके देख लीजिए, एक्सप्रेस पेरिफेरल एक्सप्रेस को देख लीजिए, कितने मजदूर लगे हुए हैं सर। सब टेक्नोलॉजी का कमाल है और वहां पर सब स्किल्ड लेबर लगे हुए हैं। अरे सर, हम अनस्किल्ड लेबर की बात कर रहे हैं, हम खेती में लगे। बिना मजदूरों का काम इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सड़कें बनाने के लिए तो मजदूर चाहिए ना। अब जितने भी मजदूर लगे हैं, यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर उन सड़कों के निर्माण में मनरेगा जैसे मजदूरों को लगा दिया जाए, तो इसमें मनरेगा की मैं बात लाना चाह रहा था कि मनरेगा जैसे कार्यक्रम को कोई नया लाते, जहां पर अधिक से अधिक ग्रामीण युवाओं को, जो अनस्किल्ड लेबर हैं, उनको रोजगार मिलता, तो कृषि क्षेत्र पर थोड़ा सा बर्डन कम होता। ठीक है, विनोद चतुर्वेदी जी, आप ये बता दीजिए जल्दी से, फाइनल कमेंट है आपका कि एमएसपी तो बढ़ गई ना सर, 1100 से बढ़ा करके 1700-1800 कर दी गई, 1.5 गुना तो हो गया ना खाद्यान्न का। तो ये कह रहा है इस पे कानून बनाइए। कोई जरूरी नहीं है कि सरकार खरीदे। किसानों को जो आशंका थी वो तो व्यापारी भी खरीदे, एमएसपी खत्म होने की जगह लगातार बढ़ रही है। नहीं, उससे क्या होता है? बढ़ने से क्या होता है? तो कागजी आंकड़ा है, बढ़ना ये सब फर्जी है।
आप हमें बताइए, जब हम किसान हैं, हम अभी 1400 रुपए में अपना जो है गेहूं बेचे हैं, और हमारे बुंदेलखंड में कोई बता दे कितने % जो है खरीद हुई है, उससे कोई लाभ नहीं। किसान ये कहता है आप बनाइए इस पर कानून, मार्केट में बिके, उससे कम ना हो, रेट कम ना हो। उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने क्या होता, आप बताते हैं ये तो बाजीगरी है तुम्हारी, हमने 1.5 गुनी कर दी, होता क्या, उससे फायदा तो मिले। ठीक है, पाएगा जी, जब उस पर जब उस पर उसको खरीद पाएगा। ठीक है, ठीक है। आप एक समय 2 करोड़ लोग मजबूर। विजय खैरा साहब, आपका फाइनल कमेंट 40 सेकंड में। इस बजट में किसानों के लिए वही फिर है, हमारी जो योजना है उसी में आगे बढ़ रहे हैं हम, और हमको दुगनी आमदनी करना है, उसको पूरा करना है, और उसी हिसाब से हम चलेंगे। और वो बिना गरीबों की, किसानों की भलाई के होगा नहीं। मिडिल किसान और अपर क्लास किसान को देने से कुछ मिलेगा नहीं, देश आत्मनिर्भर नहीं होगा। उसको, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें गांव में और किसानों की परवाह करनी पड़ेगी, वही ये बजट करेगा। कोई कितना चिल्लाए, हम गरीब किसान को उत्थान करके रहेंगे, सुनने वाले नहीं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक और किसान आंदोलनरत है, तो दूसरी ओर सरकार कह रही कि हमने MSP बढ़ा करके 1.5 गुना कर दिया, साथ में MSP के दाम भी बढ़ा दिए, MSP के लिए काफी सारे बजट भी एलोकेट कर दिया गया है। तो किसानों की जो आशंका थी कि MSP खत्म कर दिया जाएगा इन कानूनों से, वो आशंका भी सरकार ने करीब करीब निर्मूल करने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद किसान आंदोलनरत है। अब सवाल यही उठता है कि क्या इस बजट से किसानों की आय 2022 तक दोगुनी होगी? क्या किसान मान जाएंगे? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।